नमस्कार। ये बात है 1971 की। एक अमेरिकन एयरलाइन ने टेक ऑफ किया। अभी कुछ ही टाइम हुआ था कि सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे एक आदमी ने एक एयर होस्टेस को अपने पास बुलाया और स्माइल करते हुए एक लेटर उसको पकड़ा दिया। उस लेटर में कुछ ही वर्ड्स लिखे थे, लेकिन उन वर्ड्स ने पूरे अमेरिका को हिला के रख दिया। वो पैसेंजर कौन था? ऐसा क्या लिखा था उसने उस चिट्ठी में? एंड दुनिया की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी FBI, उसको आज तक उसका कुछ पता क्यों नहीं चला? यही सब जानते हैं इस वीडियो में। प्लीज़ अंत तक बने रहिएगा। एंड वीडियो से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस इंटरेस्टिंग इंसिडेंट की शुरुआत होती है 24 नवंबर 1971 में पोर्टलैंड एयरपोर्ट से। एक आदमी जो देखने में बिजनेसमैन लग रहा था, उसने पोर्टलैंड से सियाटल का टिकट बुक करवाया और जहाज़ में चढ़ गया। उस टाइम अमेरिका में डोमेस्टिक फ़्लाइट्स पर किसी किस्म की चेकिंग नहीं होती थी, ना ही कोई सख्ती थी। ना तो सामान चेक किया जाता था और ना ही आइडेंटिटी चेक की जाती थी। ये था नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस का बोइंग 727 प्लेन। पोर्टलैंड से सियाटल तक की फ़्लाइट सिर्फ 45 मिनट की थी। एक बिजनेसमैन लुक में एक आदमी आता है। सूटकेस पकड़ा हुआ था उसने। जहाज़ में चढ़ता है और अपनी पसंद की सीट पर बैठ जाता था। लास्ट सीट थी वो प्लेन की। उसने सिगरेट जलाई और अपने लिए एक ड्रिंक ऑर्डर की। उस टाइम पे फ़्लाइट में स्मोकिंग करना आम बात थी। अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा था। फ़्लाइट करीब 3 बजे टेक ऑफ करती है। डैन कूपर पीछे मुड़ता है। उस साइड एक एयर होस्टेस बैठी थी, उसको बुलाता है और उसको एक एनवेलप देता है। एयर होस्टेस, जिसका नाम फ्लोरेंस शॉफनर था, उसने जब वो एनवेलप खोला तो उसके होश उड़ गए। उस पर लिखा था, मिस, आई हैव अ बॉम्ब हेयर एंड आई वुड लाइक यू टू सिट बाय मी। मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं चाहता हूँ आप मेरे पास आके बैठिए। फ्लोरेंस शॉफनर जब डैन कूपर के पास बैठ गई तो उसने अपना सूटकेस खोल के दिखाया, जिसमें डायनामाइट के 8 स्टिक्स और एक डेटोनेटर था, यानी कि प्लेन हाईजैक हो चुका था। उसने 3 डिमांड्स की। पहली, उसे 5 बजे तक $2 लाख कैश में चाहिए थे। 2 पैराशूट के पेयर चाहिए थे और सियाटल में रीफ्यूलिंग के लिए एक ट्रक चाहिए था। डिमांड्स बताने के बाद उसने एयर होस्टेस को बोला कि अगर कोई गलती हुई तो ये बॉम्ब मैं एक्सप्लोड कर दूंगा। डैन कूपर के अलावा जहाज़ में 35 पैसेंजर थे जो बिल्कुल अनजान थे इस सब से जो वहाँ पर हो रहा था। फ्लोरेंस शॉफनर डैन कूपर की डिमांड सुन के कॉकपिट में गई और उसने सारी बात पायलट को बताई। एक दूसरी एयर होस्टेस, जिसका नाम था टीना मैक्लॉ, वो इंटरकॉम लेके डैन कूपर के साथ बैठ जाती है, जो पायलट से डैन कूपर की बात करवाने का काम कर रही थी। ये अमेरिकन हिस्ट्री का पहला कमर्शियल प्लेन हाईजैक था जो पैसों के लिए किया गया था। इसलिए लोकल अथॉरिटीज़ ने फैसला किया कि वो हाईजैकर की सारी डिमांड्स पूरी करेंगे, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो हाईजैकर को ज़्यादा दूर नहीं जाने देंगे और वो आराम से उसे पकड़ लेंगे। फ़्लाइट, जिसको सिर्फ 45 मिनट में सियाटल में लैंड करना था, वो अगले 1.5 घंटे तक एयरपोर्ट के चक्कर लगा रही थी। पैसेंजर्स जो इस सब से अनजान थे, उनको बताया गया था कि किसी टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से लैंडिंग में देर हो रही है। इसके दौरान ही सियाटल नेशनल बैंक से $20 के 10,000 नोट निकाले गए और उन्हें सीरियल नंबर नोट करके एक बैग में डाला गया और एक स्काई डाइविंग क्लब से 2 पैराशूट पेयर लिए गए। शाम को 5:45 पे जहाज़ लैंड हुआ और वादे के मुताबिक डैन कूपर को पैसों का भरा बैग और 2 पैराशूट दे दिए गए। प्लेन को रीफ्यूल भी कर दिया गया। सारी डिमांड्स पूरी होने के बाद डैन कूपर ने 35 पैसेंजर्स और 2 फ्लाइंग क्रू को जाने दिया।
पायलट और 2 फ्लाइंग क्रू को जहाज़ में ही रुकने को कहा। रात हो चुकी थी, जहाज़ एक बार फिर टेक ऑफ कर गया। डैन कूपर ने अपने साथ बैठी टीना मकलॉ के ज़रिए पायलट को कुछ खास इंस्ट्रक्शंस भेजी। वो चाहता था कि जहाज़ के लैंडिंग गियर्स और फ्लैप्स ओपन रहें, एल्टीट्यूड 10,000 फीट हो और स्पीड 320 किलोमीटर पर हार और जहाज़ को सीधे मैक्सिको सिटी लेकर जाया जाए। पायलट्स ने बाकी सारी डिमांड्स तो पूरी कर दी, लेकिन जहाज़ को सीधा मैक्सिको सिटी लेकर जाना फ्यूल की वजह से पॉसिबल नहीं था। पायलट ने डैन कूपर को रीफ्यूलिंग के लिए 2 ऑप्शन दिए, रीनो एंड फिनिक्स। डैन कूपर रीनो पर मान गया। उधर गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज़ भी अपना काम कर रही थी। 2 फ्लाइट जेट्स को जहाज़ के पीछे भेजा गया, लेकिन वो इतनी स्लो स्पीड मेंटेन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने जहाज़ के आसपास चक्कर लगाना स्टार्ट कर दिया। रात के अंधेरे में जहाज़ रीनो की ओर जा रहा था। इतने में कूपर ने पास बैठी टीना मकलॉ को कॉकपिट में जाने के लिए बोला, जहां 2 पायलट्स और एक फ्लाइट अटेंडेंट मौजूद थी। जब टीना मकलॉ कॉकपिट में का दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने सिर्फ इतना देखा कि डैन कूपर अपनी कमर पर कुछ बांध रहा था। उसके बाद जहाज़ की सीढ़ियां खुल गईं और डैन कूपर ने वहां से छलांग लगा दी। इसके बाद जो कुछ भी हुआ पिछले 50 सालों से वो एक सस्पेंस बना हुआ है। जब जहाज़ रीनो में लैंड हुआ तो पूरे जहाज़ को अच्छी तरह से चेक किया गया, लेकिन जहाज़ में ना ही कूपर था और ना ही कोई बॉम्ब। जहाज़ में ही नहीं बल्कि आज तक डैन कूपर का कोई पता नहीं चल पाया कि वो जिंदा है या मर गया। आखिर डैन कूपर कौन था और पूरे अमेरिका की आंखों को धोखा देकर वो आखिर गया कहाँ? ये केस फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी FBI का वो केस है जिसको आज तक क्लोज नहीं किया गया। डैन कूपर को किसी ने छलांग लगाते तो नहीं देखा, बट स्टेयर केस खुला था, इसलिए ये क्लियर था कि उसने सियाटल और रीनो के बीच में कहीं छलांग लगा दी थी। FBI ने जहाज़ पे सबूत तलाश करना स्टार्ट कर दिया। बस उन्होंने कूपर की एक टाई, 8 सिगरेट बट्स और 2 में से 1 पैराशूट मिला जो कूपर पीछे छोड़ गया था। जहाँ तक कि किसी के पास उसकी फ़ोटो तक नहीं थी। पैसेंजर्स और क्रू से इंटरव्यू लेने के बाद डैन कूपर का स्केच बनाया गया। इससे पहले कि डैन कूपर को सियाटल और रीनो के बीच में तलाश किया जाता, FBI को ये जानना था कि उसने एग्जैक्टली कौन सी जगह पे प्लेन से जंप किया था। ये जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था क्योंकि जहाज़ उस टाइम ऑटो पायलट मोड पे था, यानी जिस पाथ पर जहाज़ फ्लाई कर रहा था वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड था। जहाज़ की स्पीड और एल्टीट्यूड तो पहले से ही मालूम था। इसके साथ फ्लाइट रिकॉर्डर से ये पता चला कि जहाज़ का स्टेयरकेस 8:10 पे खुला था। इस सारी इन्फॉर्मेशन की हेल्प से डैन कूपर की ड्रॉप लोकेशन का गैस लगाकर एक सर्च एरिया डिफाइन किया गया। ये 45 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। लैंड सर्च टीम ने पूरे एरिया का चप्पा चप्पा छान दिया। ना ही कूपर का नामो निशान मिला और ना ही ब्रीफकेस और ना ही पैसों का बैग। उस टाइम इस एरिया में इतनी ज़्यादा ठंड थी कि सबको लगा कि डैन कूपर मर गया होगा। लेकिन उसके बाद जो हुआ ऐसा FBI ने कभी सोचा भी नहीं था। FBI ने पहली बार इस केस के लिए पब्लिक से हेल्प लेना शुरू किया। डैन कूपर का स्केच और नोट्स के सीरियल नंबर भी न्यूज़पेपर्स में छपवाए गए और डैन कूपर के बारे में इंफॉर्मेशन देने पर इनाम देने का वादा किया था। ऐसा FBI ने पहले कभी नहीं किया था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि अगर कूपर ज़िंदा होगा तो पैसे कहीं ना कहीं तो खर्च करेगा, लेकिन उस सीरियल नंबर का एक भी नोट कभी भी कहीं भी नहीं मिला। मामला अभी ख़त्म नहीं हुआ था। घटना से 9 सालों के बाद यानी 1980 में एक इंसिडेंट होता है। सदर्न वाशिंगटन में कोलंबिया रिवर का किनारा एक बीच है, टीना बार नाम का। यहाँ एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ खेल रहा था जब रिवर के किनारे उसे नोटों की 3 गड्डियाँ मिली। ये $20 के नोटों की गड्डियाँ थी जो टोटल $5,800 बनती थी। बच्चे के पेरेंट्स
नोट लेकर एफबीआई के पास गए। लकीली इन नोटों के सीरियल नंबर उन नोट से मैच कर गए जो डैन कूपर लेकर गया था। डैन कूपर हाईजैकिंग केस में 9 सालों के बाद ये पहली प्रोग्रेस थी, लेकिन सॉल्व करने की बजाय इस इंसिडेंट ने केस को और भी उलझा दिया, क्योंकि ये नोट्स ड्रॉप लोकेशन से 27 किलोमीटर दूर पाए गए थे। पहले सबको ये लगा कि गिरते टाइम डैन के ऊपर से ये नोट्स लुइस रिवर में गिर गए होंगे और वहाँ से बहते हुए कोलंबिया रिवर तक पहुँच गए होंगे, लेकिन बाद में नोटिस किया गया कि कोलंबियन रिवर तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ़्लो करती है। ये नोट्स लुइस रिवर से बहकर टीना बार बीच तक कभी नहीं पहुँच सकते। एफबीआई के लिए ये मामला सॉल्व होने की जगह और कॉम्प्लिकेट होता जा रहा था। ना सिर्फ इतना, बल्कि टीना बार बीच जहाँ से ये नोट्स बरामद हुए थे, वहाँ 1974 में कुछ खुदाई का काम किया गया था। 3 सालों के बाद टीना बार बीच के किनारे एक्स्ट्रा रेत डाली गई थी और मिलने वाले नोट्स इस रेत के अंदर पाए गए थे। इस नई इन्फॉर्मेशन से ये साबित होता है कि डैन कूपर या फिर उसके किसी साथी ने जानबूझकर ये नोट्स वहाँ पर प्लांट करे थे ताकि केस को उलझाया जा सके। इस केस को लेकर एफबीआई ने कूपर जैसे दिखने वाले लोगों से इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन कोई खास सुराग ना मिल सका। कई थ्योरीज ये भी कहती हैं कि कूपर शायद कोई ट्रेंड मिलिट्री कमांडो था, क्योंकि जो पैराशूट वो अपने साथ लेकर गया था वो एक मिलिट्री पैराशूट था और उसको ऑपरेट करना उस पैराशूट से ज़्यादा मुश्किल था जो वो छोड़ गया था प्लेन में। 1980 में 5,800 कैश मिलने के बाद बाकी 9,710 नोट्स दोबारा कभी नहीं मिले। एविडेंस के तौर पे एफबीआई के पास डैन कूपर का एक स्केच, इसके अलावा एक टिकट है जिसमें उसने खुद अपना नाम लिखा था, और ये टाई जिस पर क्लिप लेफ़्ट साइड पे लगी है, जिससे ये पता चलता है कि डैन कूपर लेफ़्ट हैंडर था। इस केस ने एफबीआई को पिछले 50 सालों से ज़्यादा टाइम से उलझा के रखा है। आज भी एफबीआई की वेबसाइट पे इस केस की बहुत सारी डिटेल्स मौजूद हैं और इस केस की फ़ाइल आज भी ओपन है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।